सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट पर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, एकदम स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं। और क्या कर रहे हैं? और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, ज्ञानवर्धक और बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चों, मनोरंजक क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हम किनके साथ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 के प्यारे बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और इस सामाजिक अध्ययन विषय में आप और मैं आज डिस्कशन कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आप सभी बच्चों को पता है कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत क्या किया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को शुरू किया था और हमने इतिहास को शुरू कर दिया था। अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत आप लोगों ने सबसे पहले राष्ट्रवाद इसी शब्द के अर्थ को जाना था, समझा था, पहचाना था। हम लोगों ने पता करा, हम लोगों को पता चला कि ये जो राष्ट्रवाद शब्द है इसका मतलब क्या होता है। इसका अर्थ होता है अपनत्व की भावना, यानी कि अपनेपन की भावना। क्या अर्थ है इसका? इसका मतलब है अपनत्व की भावना, यानी कि अपनेपन की भावना। जब किसी देश के नागरिक, जब किसी देश की प्रजा क्या करने लगती है, अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगती है, अपने देश को बहुत ज्यादा सम्मान देती है, अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार होती है। क्या होती है बच्चों? जब देश की जनता अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा क्या होती है, गौरवान्वित होती है, अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार होती है, उसी को राष्ट्रवाद कहा। अर्थात सीधे सरल शब्दों में आपने ये जाना, पहचाना था कि राष्ट्रवाद का तात्पर्य होता है कि जब जनता, ठीक है, राजा के प्रति, शासक के प्रति ज्यादा सम्मान ना रखते हुए अपने राष्ट्र को ज्यादा सम्मानित मानती है, अपने राष्ट्र के प्रति ज्यादा सम्मानित होती है। और देश के सभी लोग एक दूसरे को समान मानते हैं, क्योंकि ये लोग समान तौर पर क्या करते हैं बच्चों, अपनी संस्कृति को शेयर करते हैं। इन सभी की भाषा एक है, इन सभी की संस्कृति एक है, इन सभी का पहनावा एक है, इन सभी के खाने का तरीका एक है। भारत के संदर्भ में ही देखिए, हम सभी लोग क्या है बच्चों, हमारे भारत के अंदर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषाएं और अलग अलग वर्ग दिख जाते हैं, है ना। लेकिन हम सबकी पहचान किससे है? क्या हमारी पहचान हमारे धर्म से है? क्या हमारी पहचान हमारे रंग से है? क्या हमारी पहचान हमारी भाषा से है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी सबसे पहली पहचान हमारे भारतीय होने से है। तो जब आप अपने आप को क्या कर लेते हैं, अपने देश से जोड़ लेते हैं, अपने देश को सर्वप्रथम रखते हैं, ये जो भावना है, ये जो सोच है, इसी को राष्ट्रवाद कहा गया। क्लियर? इसके बाद आप लोगों ने पता है, हम लोगों ने ये जानने की कोशिश करी थी अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत कि ये जो राष्ट्रवाद की भावना है कि हमें अपने देश को सर्वप्रथम रखना है, हमें अपने देश को बहुत ज्यादा प्रेम करना है, ये भावना कहां से प्रज्वलित हुई, ये भावना कहां से शुरू हुई? आपको पता है 1789 की घटना हमने देखी थी। 1789 का समय था और मुख्य तौर पर ये जो सोच है, ये कहां से शुरू हुई? यूरोप में शुरू हुई। और अगर हम लोग निर्धारित तौर पर बात करें तो यूरोप में भी फ्रांस कर एक देश है, वहां पर क्या होता है बच्चों, एक शासक था जिसका नाम था लुई 16। याद है आपको? जी हाँ। ये जो लुई 16 राजा था, ये किस प्रकार का शासक था? ये एक निरंकुश शासक था। निरंकुश शासक से मतलब क्या है? इस पर किसी भी प्रकार की क्या है बच्चों, कानून का अंकुश नहीं था, इस पे कोई भी रोक और लगाम नहीं थी। ये जैसे चाहे कानून बनाता था, जनता को परेशान करता था, जनता इससे बहुत ज्यादा परेशान थी। फ्रांस के अंदर जो समाज था वो 3 अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। पहले वर्ग के अंदर चर्च के लोगों को रखा जाता था, दूसरे वर्ग के अंदर कुलीन लोगों को रखा जाता था, यानी कि अमीर लोगों को, और तीसरे वर्ग के अंदर कौन थे? तीसरे वर्ग के अंदर, जिसे तीसरे स्टेट कहा जाता था, उसके अंदर होते थे हमारी महिलाएं, ठीक है, और उसी के साथ हमारे मजदूर और किसान लोगों को रखा जाता था। देश का सारा जो भार था, देश को चलाने की जो मुख्य तौर पर जिम्मेदारी थी, वो इन तीसरे स्तर के लोगों की ही थी। इनमें मध्यम वर्ग के लोग भी थे, जो पढ़े लिखे थे, वो भी तीसरे वर्ग में आते थे। हुआ ये कि फ्रांस के अंदर क्या देखा गया बच्चों, बहुत ज्यादा पक्षपात था, यानी कि जो चर्च के लोग थे और जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उनसे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। लुई 16 गलत कानून बना रहा था, गलत तरीके से शासन कर रहा था। तीसरी स्टेट, यानी कि जो तीसरे वर्ग के लोग हैं, जो किसान रहे, महिलाएं रही, दास रहे, मध्यम वर्ग के लोग रहे, बड़े किसान रहे, उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था। अब इन लोगों के दिमाग में समझदारी वाली बात आई, लोगों को पता चलने लगा, लोगों के बीच में ये विचारधाराएं फैलने लगी कि हमारा राजा योग्य नहीं है, तो हमें अपने राजा का सम्मान करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो देश का ध्यान रखना है, हमें अपने देश को सुरक्षित रखना है। अगर देश की बागडोर, अगर देश की शासन करने की जो क्या है जिम्मेदारी एक अयोग्य शासक की होगी, तो देश असुरक्षित होगा, और जब देश असुरक्षित होगा तो उनका भविष्य भी असुरक्षित होगा।
इसी भावना ने क्या करा बच्चों, लोगों को जागरूक किया। उनको जिस तरीके से शोषित किया जा रहा था, उस भावना ने भी लोगों को जागरूक किया और लोगों ने क्रांति कर दी। आप सभी बच्चे जानते हैं बच्चों, 1789 में क्या हुआ था, फ्रांस के अंदर क्रांति हुई थी, याद है। और आप सभी बच्चे क्रांति का मतलब जानते हैं, क्रांति का मतलब होता है बदलाव। क्या होता है, बदलाव। यानी कि राजतंत्र था, क्या था बच्चों, राजतंत्र था। यूरोप के अधिकतर देशों में आप यही पाएंगे कि राजतंत्र था और राजा लोग ही क्या करते थे, शासन करा करते थे, जनता को शासन करने का कोई अधिकार नहीं था। फ्रांस के अंदर जो क्रांति होती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, राजा लुई 16 से मांग करते हैं कि अब बहुत हुआ, अब तुम्हें बदला जाएगा, तुम्हें तुम्हारे पद से हटाया जाएगा। जनता विद्रोह करती है, राजा के किले को घेर लेती है और आखिरकार राजा क्या करता है, तैयार हो जाता है कि हाँ, आप मुझे मत हटाइए, आप क्या कर लीजिए, आप देश के अंदर राजा का पद भी रहने दीजिए और क्या करिए, कानून भी ले आइए, संविधान से देश को चलाइए। और इस प्रकार क्या होता है बच्चों, राष्ट्रवाद की जो ये उत्पत्ति थी कि देश सर्वप्रथम है, इस कारण जनता इकट्ठी होती है, राजा लुई 16 के खिलाफ जमा होती है, विद्रोह करती है, राजा घबरा जाता है और आखिर में आकर फ्रांस के अंदर क्या होता है बच्चों, प्रजातंत्र की स्थापना होती है। यानी कि शासन की जिम्मेदारी राजा के हाथ से जनता के हाथ में पहुंचने लगती है। ये हमारी अब तक की कहानी, जो यानी कि अब तक को जो हमारा चैप्टर हुआ था, उसको हमने क्विकली रिवाइज किया। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे अपनी आज की क्लास में कि फ्रांस के अंदर मुख्य तौर पर जो संविधान बना, क्या वो वास्तविकता में एक अच्छा संविधान था, लोगों की जैसी उससे अपेक्षा थी कि ये संविधान क्या कर देगा बच्चों, सबको साथ लेके चलेगा, ये राजा की शक्तियों पर अंकुश लगा देगा, क्या वास्तविकता में ऐसा हुआ, हम इसका अध्ययन करेंगे। उसी के साथ साथ हम एक और महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे, यही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, क्या है बच्चों, 1789 के बाद, 1789 के बाद जो क्रांति हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था देश के अंदर, कौन से देश के अंदर, फ्रांस के अंदर प्रजातंत्र हो गया था। प्रजातंत्र का मतलब क्या है, आप इसे लोकतंत्र भी कह सकते हैं, आप इसे गणतंत्र भी कह सकते हैं। यानी कि देश संविधान के हिसाब से चलाया जाने लगा। लेकिन ये जो संविधान था, ये एक कैसा संविधान था, एक कमजोर संविधान था, इसकी शक्तियां बहुत कम थी, राजा ने अपनी शक्तियां अभी भी अपने पास रखी थी। और फिर क्या होता है बच्चों, जनता परिवर्तन की मांग करती है, संविधान को बदलने की मांग उठती है और जो सरकार चुनी जाती है, जो संविधान को देख रही होती है, वो लोग भी अयोग्य होते हैं और इस बात का फायदा उठा लेता है एक व्यक्ति जिसका नाम है नेपोलियन। ये एक साधारण सा सैनिक था, ये मौके का फायदा उठाकर क्या करता है बच्चों, खुद को फ्रांस का शासक घोषित करता है। बहुत जबरदस्त तौर पर बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन ये फ्रांस के अंदर लाता है, जिससे समस्त फ्रांस ही नहीं, समस्त यूरोप और मैं तो ये कहूंगा कि समस्त मानव जाति क्या होती है बच्चों, प्रभावित होती है। बहुत योग्य शासक रहे ये जो नेपोलियन रहे, बहुत योग्य शासक रहे। एक सैनिक से राजा बनते हैं और क्या करते हैं, फ्रांस के अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन लाके रख देते हैं। वो क्या परिवर्तन लाए गए नेपोलियन के द्वारा, वो क्या क्या कालखंड रहे, उनका अध्ययन करेंगे। जनता ने क्या कहा, क्या जनता ने नेपोलियन को पसंद करा, जनता की प्रतिक्रिया कैसी थी, उसको देखेंगे। क्या जनता नेपोलियन के साथ थी या जनता नेपोलियन के खिलाफ थी, उसको जानेंगे। और फिर उसके साथ हम लोग क्रांति से पहले की स्थिति को भी अवलोकित करेंगे, समझेंगे कि क्रांति से पहले क्या हालचाल हुआ करते थे और नेपोलियन के आने के बाद, नेपोलियन के द्वारा बदले गए चीजों के बाद क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक, तो अब हम लोग सबसे पहले जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ना उन्हीं को देख लें। ये साहब हैं आपके सामने नेपोलियन, ठीक है जी, नेपोलियन जी आपके सामने खड़े हैं। अब क्या होता है बच्चों, देखिए क्या होता है कि साल 1789 में आपने क्या देखा था कि साल 1789 में फ्रांस के अंदर क्रांति होती है और इस क्रांति के बाद फ्रांस के अंदर जो राजा था या फिर जो राजतंत्र था, उसके समापन की मांग उठती है। और ये राजतंत्र कब खत्म हो जाता है, 1792 में राजतंत्र पूर्णतः समाप्त हो जाता है और देश एक संविधान से चलने लगता है। और ये जो संविधान से देश चलाया जाता है, जिन लोगों के द्वारा चलाया जाता है, ये अयोग्य होते हैं, ये भी फ्रांस का शासन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और फ्रांस की जनता दोबारा से परेशान रहती है। समझ नहीं आता कि कैसे देश को चलाया जाए, देश का शासन किया जाए, कोई भी योग्य शासक नहीं दिख रहा। इस बात का फायदा उठाया जाता है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नेपोलियन जी। नेपोलियन जी क्या करते हैं बच्चों, 1804 में, लगभग क्या है बच्चों 1799 में, ये देखते हैं कि जो संविधान को चला रहे हैं ये लोग अयोग्य हैं और उसके बाद नेपोलियन अपने लोगों को जमा करते हैं, अपने समर्थकों को जमा करते हैं और साल 1804 में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट साल है, साल 1804 में फ्रांस के शासक बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं और 1815 के बीच क्या रहते हैं, फ्रांस के राजा बने रहते हैं। तो 1804 से 1815 तक छोटी सी समय अवधि है अगर आप देखेंगे, लेकिन अमूलचूल परिवर्तन नेपोलियन के द्वारा किए गए।
ठीक है, नेपोलियन ने क्या करा, नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को तहस नहस कर दिया। अच्छा, ये जो प्रजातंत्र है, आपको लगेगा कि नेपोलियन ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया, है ना। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो संविधान था जो बना था, आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि सबसे पहले 1789 की क्रांति हुई, क्रांति के बाद राजा को हटाया गया, राजा के बाद संविधान बना। भाई ये जो संविधान था ये असली संविधान नहीं था, इसके अंदर भी जो शक्तियां थी वो अमीर लोगों के पास थी, लोगों का अभी भी शोषण हो रहा था, कोई फ्रांस के अंदर वास्तविक स्वतंत्रता नहीं थी, खौफ का माहौल था, अब भी गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, महिलाएं परेशान थीं। क्या इसे आप लोकतंत्र कहेंगे? नहीं, इसको प्रजातंत्र नहीं कहा जाएगा। और यही हुआ, नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर क्या करा बच्चों, प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया। और जनता को भी ये जो लोकतंत्र यानी कि प्रजातंत्र जिसे हम कह रहे हैं ये पसंद नहीं आया, इनको राजतंत्र ही पसंद आने लगा था। इनको समझ में आने लगा था कि ये जो बहुत सारे लोग हम पर शासन कर रहे हैं ये अयोग्य है, ये सही तरीके से शासन नहीं कर रहे हैं। नेपोलियन ने फायदा उठाया और क्या करा बच्चों, प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया और उसके साथ ही क्या करा, दोबारा से राजतंत्र की स्थापना करी। ठीक है, और नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का राजा बनाया, शक्तियां अपने पास रखती, जो शक्तियां बटी हुई थी संविधान के अंतर्गत उन सभी शक्तियों को अपने पास ले आए। फिर क्या करते हैं नेपोलियन, नेपोलियन ने प्रशासन के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव लाए। नेपोलियन के द्वारा बहुत बड़े परिवर्तन किए गए, बहुत बेहतरीन परिवर्तन किए गए। इन परिवर्तनों से फ्रांस की क्या हुई बच्चों, बहुत प्रगति हुई। फ्रांस के अंदर एक तरीके से एक नई सोच आई, फ्रांस के अंदर लोगों को मौका मिला अपनी बातों को कहने का, अपने आप को विकसित करने का। तो प्रशासनिक तौर पर देश को चलाने के लिए नेपोलियन ने क्या करा, बहुत ही बेहतर और बहुत ही कुशल बहुत सी नीतियां, बहुत से कानून बनाए, जिसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, हम इनका आज अध्ययन कर रहे हैं। वो क्या कानून थे, वो क्या नियम थे, उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। नेपोलियन ने क्या करा बच्चों, 1804 में सिविल कोड लागू किया। ये देखिए सिविल कोड ऑफ नेपोलियन, ये नेपोलियन का चित्र है और ये क्या है बच्चों, सिविल कोड। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत सारे कानूनों की एक पुस्तक बना दी, बहुत सारे कानूनों या फिर बहुत सारे नियमों की क्या करी बच्चों, एक पुस्तक बना दी। इसे नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है नेपोलियन सिविल कोड। इन्होंने कुछ नियम बनाए कि फ्रांस के अंदर प्रशासन कैसा हो, कानून कैसे चले, राजा किस तरीके से काम करे, लोगों की क्या अपेक्षाएं हो, एक एक कर इनके बनाए बेहतरीन कानूनों को हम लोग समझते हैं। 1804 के अंतर्गत नेपोलियन राजा बन जाते हैं और उसके बाद ये अपनी क्या करते हैं बच्चों, नेपोलियन सिविल कोड को लागू करते हैं। 1804 राजा बनने के बाद ही ये बदलाव ला रहे हैं फ्रांस के अंतर्गत। इसे ही नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। तो आपके पेपर में इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं, इसे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता क्या है, बहुत सारे नियम है जो नेपोलियन जी के द्वारा बनाए गए थे, उन्हीं नियमों को आपने नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता कहा। सर आप नेपोलियन की इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्यों ना नेपोलियन के बनाए नियमों को बताएं। चलिए जी, नेपोलियन के बनाए नियमों को जानते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले इस कोड ने यानी कि जो नियम नेपोलियन ने बनाए थे उसके आधार पर क्या था कि जन्म के आधार पर मिलने वाली सारी सुविधाओं को समाप्त कर दिया। मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा फ्रांस था उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग था चर्च के लोग, दूसरा वर्ग था अमीर लोग जिन्हें हम लोग कुलीन वर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वर्ग कौन सा था, तीसरे वर्ग में हमारी महिलाएं थी, ठीक है, मजदूर थे, किसान थे, दास थे, गुलाम, ठीक है, इस प्रकार के लोग थे। और ये जो चर्च और अमीर लोग थे जिन्हें हम कुलीन लोग भी कह रहे हैं, अब कोई व्यक्ति अगर अमीर घर में पैदा हो जाता था तो उसको स्पेशल अधिकार दिए जाते थे। क्या स्पेशल अधिकार दिए जाते थे कि भाई उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। चर्च के लोग, अगर आप क्या हुए बच्चों, चर्च के परिवार के आसपास में जन्म लिए हैं तो आपको भी क्या किया जाएगा, आपसे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो फ्रांस के अंदर इस प्रकार की नीति थी, फ्रांस के अंदर इस प्रकार के कानून थे कि अगर कोई अमीर घर में पैदा हो जाएगा तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, जन्म के आधार पर उनको स्पेशल अधिकार दिए गए थे। नेपोलियन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, और उन्होंने जन्म के आधार पर दिए जाने वाले जो सारी सुख सुविधाएं थी, ये लोग टैक्स नहीं देते थे, क्या करते थे, पूरे फ्रांस के जो क्या था बच्चों, जो खजाना था उसको उपयोग करते थे, उसको समाप्त कर दिया। नेपोलियन ने कहा कि सबको समान माना जाए और किसी को स्पेशल अधिकार नहीं दिए जाए। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन नेपोलियन संहिता ने किया, नेपोलियन के द्वारा किया गया। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव, दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव जो आप देखेंगे, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, नेपोलियन ने क्या करा, दूसरा सबसे बड़ा बदलाव नेपोलियन के द्वारा जो किया गया था वो ये था कि उन्होंने हर नागरिक को समान हैसियत प्रदान करने की कोशिश करी। और क्या करा बच्चों, उन्होंने फ्रांस के अंदर संपत्ति अधिकार को पुख्ता किया।
नेपोलियन ने क्या करा, नेपोलियन ने जो फ्रांस के अंदर ये जो वर्ग विभाजन दिख रहा है कि चर्च के अलग नागरिक कहलाते थे, अमीर लोगों को अलग नागरिक कहा जाता था और महिलाओं को अलग नागरिक, यानी कि देश के अंदर ही नागरिकों को बांट दिया। चर्च के लोग अलग रखे जाते थे, अलग तरीके से रहते थे, अमीर लोग अलग तरीके से रहते थे, और जो तीसरे समुदाय महिलाएं, दास, गुलाम और हमारे किसान थे, इनको अलग तरीके से, क्रांति से पहले और संविधान बनने के बाद भी यही प्रथा विद्यमान थी। लेकिन जब नेपोलियन शासक बनते हैं, अपना नियम बनाते हैं, तो इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि जो नागरिक हों, क्या हो बच्चों, जो नागरिक हों उनको समान माना जाए, उन सभी को समान सामाजिक स्थिति में रखा जाए, ये जो भेदभाव दिख रहा है इसको समाप्त किया जाए। और एक बात वो और कहते हैं कि नागरिक उनको माना जाए जिनके पास संपत्ति हो, यानी कि वो लोग जिनके पास संपत्ति होगी, ठीक है। इनकी एक शर्त थी कि नागरिक उनको माना जाएगा देश का जो पुरुष हो और जिनके पास अपनी संपत्ति हो। तो एक तरीके से पुरुषों को और क्या दिया गया बच्चों, पुरुषों को नागरिकता दी गई और इसमें जिनके पास संपत्ति थी उनको नागरिकता दी गई, लेकिन सबको समान माना गया। तो एक तरीके से जो वर्ग विभाजन था उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा परिवर्तन था जो नेपोलियन के द्वारा किया गया। और क्या किया गया बच्चों, नेपोलियन ने क्या करा, नेपोलियन ने फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर प्रशासनिक सुधार किए। देखिए एक और व्यवस्था थी जिसे सामंती व्यवस्था कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेपोलियन ने क्या करा, नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर ही बदलाव नहीं किया, अपितु बहुत सारे क्षेत्र थे। आपने देखा था ना कि फ्रांस की सेना ने और भी बहुत सारे क्षेत्रों को कब्जे में कर रखा था। आपने देखा था कि ऑस्ट्रिया के बहुत सारे क्षेत्रों को फ्रांस ने जीता था, इसी के साथ हंगरी के क्षेत्रों को जीता था, बेल्जियम के कुछ हिस्से को फ्रांस ने जीत रखा था। तो नेपोलियन ने अपने देश के अंदर तो परिवर्तन किए ही, इसी के साथ साथ वो क्षेत्र जो फ्रांस ने जीत रखे थे उन क्षेत्रों के अंदर भी फ्रांस के राजा नेपोलियन ने परिवर्तन किए, अपने इन कानूनों को लागू किया। उसने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था क्या होती थी कि मान लीजिए क्या है बच्चों, एक खेत है, क्या है बच्चों, एक खेत है और उस खेत के अंदर क्या है, राजा जो था वो क्या करता था बच्चों, राजा खेत का मालिक बना देता था, एक व्यक्ति को मालिक बना देता था, उस व्यक्ति को सामंत कहा जाता था। सामंत या फिर सीधे शब्दों में जमींदार कह सकते हैं, जमींदार कह सकते हैं। ये जमींदार क्या करता था, कुछ नहीं करता था, सिर्फ लोगों से, किसानों से खेती कराता था और क्या करता था, और उसके बाद उस खेती की चीज को राजा के पास भेज देता था और राजा उसको थोड़ा पैसा दे देता था। तो ये जमींदार जमीन के असली मालिक थे, जो किसान थे उनके पास कोई जमीन नहीं थी। नेपोलियन ने क्या करा, ऐसी प्रकार की व्यवस्था थी जिसमें सरदारों और जमींदारों को किसानों की जमीनें क्या थी बच्चों, उनके अधिकार में हुआ करती थी। सामंती व्यवस्था का मतलब क्या है कि जो जमीन थी वो जमींदारों के पास थी, जो किसान थे उनको भूमिहीन रखा जाता था, उनको जमीन का मालिक नहीं बनने दिया जाता था। और ये सामंती लोग, ये जमींदार लोग ही क्या करते थे, खुद ही मालिक बने रहते थे और क्या थे, किसानों से खेती कराते थे और उसके बाद जो खेती होती थी उससे बचा थोड़ा बहुत भाग किसानों को दे देते थे। तो नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को भी समाप्त किया और एक अवसर दिया कि किसानों को क्या किया जाए, किसानों को मालिक बनने का अवसर दिया गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या है बच्चों, किसानों को लगने वाले शुल्क, ठीक है, एक प्रकार का टैक्स को हटा दिया। किसानों से टैक्स भी लिया जाता था कि तुम खेती कर रहे हो, पहले तो किसानों को जमीन नहीं देते थे राजा पुराने, ठीक है, और उसके बाद किसानों से उल्टा टैक्स भी लेते थे कि तुम खेती कर रहे हो हमको टैक्स भी दो। एक तो उनको वेतन नहीं देते, उसके साथ ही उनके पास ना तो कोई जमीन है और उसके साथ ही उन पर एक और टैक्स दे रखा है कि आप लोग हमारे देश में खेती कर रहे हैं, आप हमको टैक्स देंगे। तो हर तरीके से किसानों को दबाया जाता था। नेपोलियन ने क्या करा, भूमि प्रोवाइड करने की कोशिश करी किसानों को और उसी के साथ साथ जो टैक्स लिया जाता था जिसके द्वारा किसान परेशान थे उसको समाप्त किया। एक प्रकार का जो टैक्स किसानों को सिर्फ खेती करने के लिए देना पड़ता था वो समाप्त किया। और एक और चीज जो किसानों के संदर्भ में थी, जो आपके नेपोलियन संहिता, यानी कि हम नेपोलियन का इतना गुणगान कर रहे हैं इसको भी देखते हैं। उसने शहरों में प्रचलित जो शिल्प मंडलियां थी, क्या थी बच्चों, शहरों के अंतर्गत प्रचलित जो शिल्प मंडलियां थी उसके संदर्भ में भी क्या करा बच्चों, पाबंदियों को समाप्त कर दिया कि आप अगर किसी चीज को छापना चाहें, लिखना चाहें, ठीक है, पठन पढ़ाई का काम करना चाहें, पढ़ने लिखने का काम करना चाहें, तो उस समय राजा क्या करते थे, अपनी आलोचना स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर शिल्प मंडलियों को क्या है बच्चों, जो पढ़ने से संबंधित चीजें थी, पुस्तकों से संबंधित चीजें थी, उनको आगे बढ़ने का अवसर नेपोलियन के द्वारा दिया गया, ठीक है। अब जनता की क्या प्रक्रिया रही, जनता ने इन बदलावों को कैसे देखा, क्या इन बदलावों को जनता ने स्वीकार किया, अस्वीकार किया, ये देखते हैं। नेपोलियन ने कानून तो बना दिए इतने अच्छे, जनता ने कैसे रिएक्ट किया, जनता ने क्या व्यवहार दिखाया, इसको देखते हैं। आम आदमी को यह समझ में आ गया था कि एक समान कानून और एक समान मुद्रा से क्या होगा, व्यवसाय में लाभ होगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि पूरे फ्रांस के अंदर क्या कर दिया था,
पूरे फ्रांस के अंदर नेपोलियन जी ने क्या करा, नेपोलियन ने ये कर दिया कि अगर आपको पूरे फ्रांस में व्यापार करना है यानी कि बिजनेस करना है तो एक ही मुद्रा में करेंगे। क्या करेंगे? एक ही मुद्रा में। एक मुद्रा बनाई गई और उसी मुद्रा के अंतर्गत क्या होगा, पूरा का पूरा फ्रांस का व्यापार होगा। अब आप किसी भी शहर में रहें, फ्रांस की एक ही मुद्रा है, एक ही कानून लगता है, कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फ्रांस के एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं तो आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारियों को तो लाभ होगा, आम नागरिक को तो लाभ होगा। तो जब शुरू में ये कानून पता चले तो सबको लगने लगा कि एक समान कानून से और एक मुद्रा से लोगों को बिजनेस में बहुत ज्यादा लाभ होगा। क्या होगा बच्चों? लोग क्या हुए बच्चों? इस बात से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए कि एक मुद्रा से और एक प्रकार के कानून होने से लोगों में काम की आजादी मिलेगी। इसी के साथ साथ जो हमारे तृतीय स्टेट यानी कि जो हमारे छोटे लोग थे, किसान, कारीगर, मजदूर, इनको एक तरीके से आजादी मिली। जी हाँ, आप क्या देखते आ रहे हैं कि लुई 16 उसके बाद जो संविधान था जिसपे अमीर लोगों का कब्जा था, उन्होंने मुख्य तौर पर किसानों को और हमारे क्या है बच्चों, जो छोटे महिलाएं थी उनको दबा के रखा। लेकिन जब नेपोलियन राजा बनते हैं और उसके बाद अपनी सिविल कोड को, अपनी नेपोलियन संहिता को लागू कर देते हैं 1804 के अंतर्गत, तो एक प्रकार से पूरे फ्रांस के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। और मुख्य तौर पर कौन खुश होंगे? जो सबसे ज्यादा परेशान थे, जिनकी सबसे ज्यादा मदद नेपोलियन के द्वारा कहीं ना कहीं तौर पर की गई। किसान, मजदूर, इनको एक तरीके से आजादी मिली, एक तरीके से नया अवसर मिला। किसानों से लिया जाने वाला टैक्स समाप्त हुआ तो किसानों के बीच में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और क्या होता है बच्चों, लेकिन फ्रांस ने जिन इलाकों पर कब्जा जमाया हुआ था, फ्रांस के अंदर तो चीजें खुश वाली थी। फ्रांस के लोग नेपोलियन का और नेपोलियन के बनाए कानूनों का स्वागत कर रहे थे, लेकिन वो क्षेत्र जो फ्रांस ने कब्जे में कर रखे थे, वहां की जनता, वहां के लोगों ने क्या करा, फ्रांसीसी शासन के बारे में मिली जुली प्रतिक्रिया थी। उनको ये बातें समझ नहीं आ रही थी कि नया कानून क्या है, हम सब समान कैसे हो सकते हैं, एक मुद्रा पूरे देश में कैसे चल सकती है, ये जो सबको समान माना जा रहा है ये कैसे हो सकता है। तो वो क्षेत्र जो फ्रांस ने अपने कब्जे में प्राप्त कर रखे थे अलग अलग देशों के, वहां की जनता इन कानूनों से सही तौर पर जुड़ नहीं पाई, अपितु फ्रांस की जनता क्या कर पा रही थी, इन कानूनों का पूरे जोर शोर के साथ स्वागत कर रही थी। आगे के घटनाक्रम को देखते हैं। टैक्स से संबंधित और क्या है बच्चों, और सेना से संबंधित चीजों के बारे में हम बातें करेंगे। यहां पर क्या होता है कि शुरुआत में लोगों ने क्या करा, फ्रांस की सेना को आजादी के दूत में देखा, लेकिन जल्दी ही यह भावना बदल गई। हुआ क्या था कि जब फ्रांस के लोग, आपने क्या देखा था पिछली क्लास में कि फ्रांस की जो सेना थी, है ना, क्रांति के बाद जो फ्रांस देश की सेना थी, उन्होंने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और इन क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद इन देशों के अंदर राष्ट्रवाद को पैदा करने की कोशिश करी थी। राष्ट्रवाद का मतलब कि आप अपने देश के प्रति सम्मान पूर्वक रहिए, अपने देश को ज्यादा मानिए, राजा के प्रति ज्यादा खुश मत हुई। अब जब फ्रांस की सेना ने क्या कर दिया था, उस समय फ्रांस की सेना ने इसको दूसरे देशों के अंतर्गत आगमन किया था, तो उस समय क्या था, उन देशों के लोगों को लगा था कि ये हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। इसको एक एग्जांपल से देखिए, मान लीजिए हंगरी था, ठीक है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ऑस्ट्रिया था, ठीक है, ऑस्ट्रिया के अंदर क्या था बच्चों, जो वहां का राजा था वो सही तरीके से शासन नहीं करता था। फ्रांस ऑस्ट्रिया के पास ही था। फ्रांस की जो सेना थी वो क्या करती है, ऑस्ट्रिया के कुछ भागों को अपने कब्जे में ले लेती है और जिन क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेती है, वहां की जनता को लगता है, वहां की जनता को तैयार करती है राष्ट्रवाद के लिए कि आप अपने देश के अंदर राजा को हटाइए, जनता को क्या कीजिए, क्रांति करिए, बदलाव लाइए और क्या कीजिए, संविधान को लाइए। तो जनता को, देश की जनता को, ऑस्ट्रिया की जनता को ये लगने लगा कि ये जो फ्रांस की सेना है ये क्या कर रही है, हमारे देश में परिवर्तन लाने में समर्थन कर रही है, बदलाव लाने में हमारा साथ दे रही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है बच्चों, शुरुआत में तो ये शांति दूत थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगता है, टैक्स में भारी बढ़ोतरी की जाती है। ये जो क्षेत्र थे जो फ्रांस के अधीन थे, ठीक है, जो फ्रांस के भाग नहीं थे लेकिन फ्रांस ने इन पर कब्जा कर रखा था, वहां पर टैक्सों को बढ़ाया जाने लगा, इन लोगों से ज्यादा कर लिया जाने लगा, टैक्स लिया जाने लगा, ठीक है। और फिर क्या होता है, लोगों को जबरदस्ती फ्रांस की सेना में भर्ती कराया जाने लगा। ये दूसरे देश के लोग थे, इनको फ्रांस की सेना में भर्ती कराया जाता और इनको क्या किया जाता, और दूसरे क्षेत्रों को कब्जा करने के लिए विवश किया जाता। तो एक प्रकार से जो शांति दूत थे, दूसरे देशों को लग रहा था, हंगरी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम के लोगों को, कि फ्रांस की सेना आई है, ये हमारे देश के अंदर राष्ट्रवाद की उत्पत्ति करेगी। लेकिन यहाँ पर दो गलत चीजें आपने देखी। क्या गलत चीजें देखी? आपने पाया कि फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस के शासक ने टैक्स को बढ़ा दिया और वहीं पर क्या हुआ बच्चों, फ्रांस के लोगों को, फ्रांस की सेना में लोगों को जबरदस्ती शामिल करने की कोशिश की गई। इन सब के फलस्वरूप
लोगों का शुरुआती जोश जल्द ही विरोध में बदल गया। शुरुआत में हंगरी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम के लोगों ने बहुत स्वागत किया कि आइए, फ्रांस की सेना के लोगों का खुलकर स्वागत किया। उनको लगा कि उनके आने से उनके देश के राजाओं को हटाने का अवसर मिल जाएगा। तो शुरुआत में पड़ोसी देश के लोगों ने क्या करा, फ्रांस की सेना का बहुत स्वागत किया, लेकिन जल्द ही ये स्वागत विरोध में परिवर्तित हो गया। क्यों विरोध में परिवर्तित हुआ? क्योंकि उनसे टैक्स लिया जाने लगा बहुत ज्यादा और उनको जबरदस्ती फ्रांस की सेना में भर्ती कराया जाने लगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्रांति से पहले की स्थिति। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि 18वीं सदी के मध्यकाल में यूरोप में वैसे राष्ट्र नहीं हुआ करते थे जैसे हम वर्तमान समय में देखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि जो फ्रांस की क्रांति हुई उससे पहले क्या माहौल हुआ करता था यूरोप का। क्या यूरोप के अंदर, अगर आप वर्तमान समय में देखेंगे तो आपको अधिकतर जो यूरोप के देश है वहां पर आपको लोकतंत्र मिलेगा। क्या जब हम 18वीं सदी की बात कर रहे हैं, है ना, यानी कि हम साल 1800 से बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत, या फिर हम लोग साल 1700 की बात कर रहे हैं, इन सभी सालों के अंतर्गत लगभग आज से 300-400 साल पहले क्या फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर लोकतंत्र ही विद्यमान था? ये प्रश्न है और आपको पता है कि इसका आंसर नहीं है। जी हाँ, फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर क्या था बच्चों? लोकतंत्र नहीं था। जैसे आज के समय में, वर्तमान समय में शासन किया जाता है, ऐसे आज से 300-400 साल पहले शासन नहीं था। जनता शासन में शामिल नहीं थी। भाई क्या होता था उस समय? क्या होता था बच्चों? उस समय राजतंत्र था। मुख्य तौर पर राजतंत्र ही यूरोप के अधिकतर देशों में दिखता था। एक ही परिवार के लोग क्या करते थे? पूरे के पूरे देश को अपने हाथ में रखते थे और सारी शक्तियां उनके पास होती थी। वर्तमान आपका जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, ये क्या था बच्चों? इकट्ठे देश नहीं थे। अभी तो ये आपको जर्मनी एक बहुत बड़ा देश दिखेगा, इटली आपको विश्व के मानचित्र पर एक बड़ा देश दिखेगा, स्विट्जरलैंड आपको विश्व के मानचित्र पर बड़ा देश दिखेगा। लेकिन आज से लगभग 300 साल पहले, 200 साल पहले ये सभी देश छोटे छोटे प्रांतों में बटे हुए थे और छोटे छोटे साम्राज्यों में। इन सभी देशों के अंदर छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और ये राजा इन राज्यों में राज करा करते थे। ये राज्यों से देश कैसे बने, ये क्या परिवर्तन हुआ, यही हमारी क्लास के अगले बिंदु होने वाले हैं। तो आपको पता चलेगा कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये जो क्षेत्र रहे, इनके अंदर परिवर्तन कैसे आया। ये छोटे छोटे द्वीपों से, ये छोटे छोटे सूबों से तात्पर्य है राज्य, ये छोटे छोटे राज्यों से, छोटे छोटे प्रांतों से कैसे एक देश में परिवर्तित हुए वो देखेंगे। ठीक है, हर शासक अपने आप को क्या करता था? स्वतंत्र रखना चाहता था। अगर बात करें कि उस समय के अंदर छोटे छोटे, यानी कि जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी ही 39 बड़े बड़े भागों में बटा था, इटली 7 बड़े बड़े भागों में बटा हुआ था। क्या है? और हर क्षेत्र का जो राजा था वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था, वो किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता था। जो शासक थे वो राजा थे और राजा अपने आप को क्या रखना चाहते थे? स्वतंत्र रखना चाहते थे। वो किसी के भी अधीन स्वयं को नहीं रखना चाहते थे। आगे के घटनाक्रम को देखिए कि पूर्वी और मध्य यूरोप में कई शक्तिशाली राजा थे। 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, यानी कि साल 1700-1800 की बात हो रही है। उसके अंतर्गत जो पूर्वी यूरोप है और मध्य यूरोप है, यानी कि जो यूरोप का मध्य भाग है, वहां पर बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजा हुए थे और इन लोगों के अधीन क्या थे? विभिन्न प्रकार के लोग रहा करते थे। इन राजाओं के अधीन जो क्षेत्र थे, ये राजा जहां पर राज करा करते थे, वहां पर अलग अलग संस्कृति के लोग रहा करते थे। तो आपने ये देखा कि जो राजतंत्र था वो मुख्य तौर पर यूरोप में पाया जाता था। वर्तमान समय में यूरोप में लोकतंत्र है, लेकिन आज से 300 साल पहले की बात की जाए, 400 साल पहले की बात की जाए तो लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। एक ही परिवार के लोग समस्त क्षेत्र पर राज करा करते थे। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जो आज विश्व के बड़े देश हैं, इकट्ठे हैं, ये 300 से 400 साल पहले छोटे छोटे भूभागों में बटे हुए थे। ये छोटे छोटे भूभागों से बड़े देश कैसे बनते हैं ये हम जानेंगे आगे। लेकिन एक बात आपको बताएं कि ये जो आपको अलग अलग छोटे छोटे राज्य दिख रहे थे, इनके अंदर अलग अलग राजा हुआ करते थे और ये राजा अपने आप को किसी के अधीन नहीं मानते थे। पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप की बात करें तो यहाँ पर कुछ शक्तिशाली राजा थे और ये बड़े भूभागों पर राज करते थे और इनके अधीन अलग अलग संस्कृति के लोग रहा करते थे। इन लोगों की कोई साझा क्या थी? पहचान नहीं थी। क्या थी बच्चों? अब देखिए, कोई क्षेत्र है जहां पर क्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं, इन लोगों के बीच में कोई इनकी संस्कृति मिलती हुई नहीं थी। ठीक है, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा के थे, इनके बीच में कोई अपनापन नहीं था। इसी कारण क्या था बच्चों, यदि इनमें कोई समानता थी तो वो ये थी कि ये एक शासक के प्रति समर्पित थे, ये राजा से प्रेम करते थे, राजा को अपना मानते थे, मगर एक दूसरे में इनको अपनत्व की भावना नहीं दिखती थी और इसी का फायदा उठाकर राजाओं ने इन पर लंबे समय तक राज किया। लेकिन फ्रांस के अंदर घटना उल्टी हुई। फ्रांस के अंदर क्या हुआ, लोगों को पता चल गया कि हम सब एक हैं, हम सभी की भाषा एक है, हम सभी की संस्कृति एक है, हम सभी की विचारधारा एक है और यही तो राष्ट्रवाद है
जिसने फ्रांस के अंदर क्रांति को प्रज्वलित किया। आगे के घटनाक्रम को देखेंगे हम लोग अपने अगली क्लास में, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग 1 मिनट रिवीजन की ओर आप सभी को लेके जाएंगे कि हमने क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज जाना समझा पढ़ा। सबसे पहले आपने और मैंने नेपोलियन के बारे में पढ़ा। आपको पता है कि बच्चों क्या है, साल 1804 में नेपोलियन जी राजा बनते हैं फ्रांस के, और 1815 तक ये राजा रहते हैं। 1815 में क्या होता है बच्चों, एक लड़ाई होगी फ्रांस की और क्या है बच्चों, और देशों की। कौन कौन से देश हैं इसमें, मुख्य तौर पर ऑस्ट्रिया है, ठीक है। तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया की मुख्य तौर पर लड़ाई होगी और इस लड़ाई को कहा जाता है वाटरलू की लड़ाई। और इस लड़ाई में क्या हो जाता है बच्चों, हमारे नेपोलियन हार जाते हैं, नेपोलियन को जेल में डाल दिया जाता है और फ्रांस के अंदर क्या हो जाता है, नेपोलियन का राजतंत्र, नेपोलियन का राज समाप्त हो जाता है। ये तो फ्रांस में नेपोलियन के राजा बनने और राजा की तिथि को समाप्त करने की तारीख रही। लेकिन जब नेपोलियन राजा बनते हैं 1804 में, तो क्या करते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं। वो सभी को समान मानते हैं, ठीक है, एक प्रकार की समान मुद्रा को चलाते हैं जिससे क्या हो सके, विकास हो सके। जो स्पेशल अधिकार दिए गए थे जन्म के आधार पर, उनको समाप्त कर देते हैं और क्या करते हैं, फ्रांस की सेना को मजबूत करते हैं, ठीक है। किसानों से लिया जाने वाला जो टैक्स था उसको समाप्त कर देते हैं और सामंती व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं, ताकि क्या हो सके, ये जो सामंत लोग थे जो शोषण करते थे किसानों का, वो ना कर सके। तो बहुत बड़े परिवर्तन किए गए। जनता की क्या प्रतिक्रिया थी, जनता तो खुशी से लाभान्वित हो गई, गौरवान्वित हो गई कि कितना अच्छा राजा हमें मिला। फ्रांस की जनता, मुख्य तौर पर जो किसान थे, मजदूर थे, उन्होंने इन नियमों का बहुत स्वागत किया। इन नियमों को एक और नाम से जाना जाता है नेपोलियन कोड, याद रखिएगा, और इन्हीं को नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। तो इस नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता का जनता ने बहुत स्वागत किया, जनता बहुत गौरवान्वित हुई। किसान मजदूरों को एक प्रकार से आजादी मिली, उनको अवसर मिला अपने आप को बेहतर करने का और आगे बढ़ाने का। वो क्षेत्र जो फ्रांस के अधीन थे, यानी कि वो क्षेत्र जहां पर फ्रांस ने कब्जा करा था, उस क्षेत्र की जनता को इन कानूनों में ज्यादा कोई अपेक्षा नहीं दिखी। उनकी प्रतिक्रिया मिली जुली थी, कुछ को अच्छा लगा और कुछ को नहीं अच्छा लगा। बात की जाए क्रांति से पहले की स्थिति के बारे में कि फ्रांस के अंदर या फिर यूरोप के अंदर क्रांति से पहले यानी कि 1789 से पहले किस तरीके का शासन था, तो समस्त यूरोप के अंदर राजतंत्र पाया जाता था। क्या था, राजतंत्र ही राजतंत्र था, राजा थे। और पूरा यूरोप छोटे छोटे भूभागों में बटा हुआ था, छोटे छोटे साम्राज्य थे, छोटे छोटे राजा छोटे छोटे भूभागों पर राज करते थे। ये अपने आप को किसी के अधीन नहीं लाना चाहते थे, ठीक है। और क्या था बच्चों, ये सिर्फ क्या करते थे, अपने ही क्षेत्र पर राज करते थे। अच्छा, इन क्षेत्रों के लोगों ने विद्रोह क्यों नहीं किया, आपके दिमाग में सवाल उठेगा। सवाल ये, वजह यह है कि इस क्षेत्र के लोग क्या थे बच्चों, अलग अलग संस्कृति वाले थे। तो ये जो राजा थे, ये उन क्षेत्रों पर राज कर रहे थे जहां पर लोगों में समानता नहीं थी, अलग संस्कृति, अलग धर्म, अलग भाषा थी और लोगों में अपनेपन की भावना नहीं थी, जिस कारण वो जुड़ नहीं पा रहे थे। वो मात्र राजा के अधीन थे, जनता एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं थी और इसी कारण क्या होता रहा, ये राजा लंबे समय तक राज करते रहे। अपितु फ्रांस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। फ्रांस में अपनत्व की भावना थी, लोग जुड़े हुए थे और इन जुड़े हुए लोगों ने बहुत बड़ा परिवर्तन खड़ा कर दिया। फ्रांस के अंदर लुई 16 के राज को समाप्त किया और फ्रांस के अंदर प्रजातंत्र को स्थापित किया। ये तो हमारा 1 मिनट रिवीजन रहा। अब आप लोग तैयार हो जाइए आज की क्लास के क्विज के लिए। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, ये पूछा जा रहा है कि नेपोलियन ने सिविल कोड कब लागू किया था। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन को चूज कीजिए। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि सिविल कोड को किस और नाम से जाना जाता है, नेपोलियन कोड, हिटलर कोड, सरकारी कोड या फिर इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा कथन अपितु गलत है। 4 कथन है, सही कथन को आपको क्या करना है बच्चों, गलत कथन को आपको पहचानना है। आगे बढ़िए। अगला सवाल, क्रांति से पहले अधिकतर यूरोप में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, प्रजातंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं।
चलिए समय समाप्ति की ओर। अब हम लोग क्या करते हैं, आप सभी के साथ आपके क्विज के आंसर्स को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल था कि नेपोलियन ने सिविल कोड यानी कि नेपोलियन के अपने कानून कब पारित हुए। आपको पता है जब नेपोलियन राजा बनते हैं 1804 में ये नेपोलियन सिविल कोड, नेपोलियन संहिता लागू होती है। अगला सवाल, सिविल कोड यानी कि नेपोलियन के जो कानून थे, है ना, बहुत सारे कानून थे, उनको किस नाम से जाना जाता है? भाई नेपोलियन ने बनाया था तो इसी वजह से इसको नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और इनमें से नेपोलियन कोड में जन्म के आधार पर मिलने वाली सुविधाओं को चालू रखा था। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था। जन्म के आधार पर जो भी स्पेशल अधिकार मिला करते थे उन सभी अधिकारों को नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था और सबको समान, इस विचारधारा से फ्रांस का नागरिक माना था। अगला सवाल कि क्रांति से पहले अधिकतर यूरोप में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? आप सभी जानते हैं क्रांति से पहले यूरोप के अंदर राजतंत्र ही राजतंत्र था। 1789 के बाद सबसे पहली बार क्या होता है, प्रजातंत्र यानी कि जनता का राज आता है। और कहां आता है? हमारे फ्रांस के अंदर। अब हम लोग आप सभी के सामने आज की क्लास के होमवर्क को रख रहे हैं। आपके सामने पहला सवाल है, नेपोलियन कितने समय के लिए फ्रांस का राजा था, ये बताइए। नेपोलियन ने फ्रांस के प्रशासन के क्षेत्र में क्या बदलाव लाए, ये बताइए। नेपोलियन कोड की विवेचना कीजिए। सामंती व्यवस्था से आप लोगों का क्या अभिप्राय है, ये बताइए। फ्रांसीसी शासन के बारे में किसान और मजदूरों की क्या प्रतिक्रिया थी, ये बताइए। यूरोप में क्रांति के पहले की व्यवस्था क्या थी, ये बताइए। नेपोलियन ने किसानों की स्थिति में क्या सुधार करे, इन पर आपको वर्णन करा है। और फ्रांस में इन इलाकों पर यानी कि क्या है बच्चों, जहां पर कब्जा कर रखा था वहां पर क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इस पर आपको डिस्कशन करना होगा। तो ये तो आपके सामने होमवर्क रहा। अब चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगली क्लास में आप और मैं किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। आप और मैं कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर नंबर 3, इसी चैप्टर को, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। उसके अंदर हम लोग फ्रांस के अंदर और यूरोप के अंदर अभिजात वर्ग यानी कि जो अमीर लोग थे उनकी जीवन को और उनकी क्या है बच्चों रहने के तरीकों को देखेंगे, मध्यम वर्ग के लोगों की सोच को देखेंगे और ये जानेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना क्या वास्तविकता में लोगों को ऊपर उठाती है, क्या इससे देश को फायदा होता है। और इसी के साथ साथ मताधिकार के लोगों को वोट देने का अधिकार कब मिला, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आखिर में आर्थिक क्षेत्र में यानी कि फ्रांस के अंदर या फिर यूरोप के अंदर लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हुई उसका डिस्कशन करेंगे। तो ये तो रही हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने नेपोलियन के बारे में जाना, नेपोलियन के कोड के बारे में जाना और कैसी लोगों की प्रतिक्रिया रही इसके बारे में जाना। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए हमारी आज की क्लास बहुत ही लाभदायक रही होगी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।